हेलो जय हिंद साथियों। आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 30 है। इसमें हम टोटल 20 क्वेश्चन लिए हुए हैं और ये एक छोटा पैकेट बड़ा धमाके के रूप में काम करता है, क्योंकि इस सेशन के अंत तक लगभग 150 से 200 क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं, और वो भी वे क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं या फिर जिनके पूछे जाने की भरपूर संभावना होती है। उनमें से कई ऐसे भी प्रश्न होते हैं जो कि आपके ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया गया था? अगर हम भारत की पहला परमाणु परीक्षण की बात करते हैं, किस वर्ष किया गया था? अगर आपको आंसर पता होगा तो साथ साथ कमेंट करते चलिएगा। ठीक है, तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब किया जाता है? तो 1974 में किया जाता है। कब किया जाता है जी? दिन होता है आपका 18 मई। 18 मई डेट क्या होता है, तारीख क्या होता है? तो 18 मई 1974 में। इस ऑपरेशन का क्या नाम दिया गया था? ये जो ऑपरेशन हुआ था इसको नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। इसको हम स्माइलिंग बुद्धा के नाम से भी जानते हैं, स्माइलिंग बुद्धा के नाम से भी जानते हैं। और उस समय के भारत के पीएम कौन थे? तो उस समय के भारत के जो पीएम थे वे थी इंदिरा गांधी। कौन थी जी? तो वे थी इंदिरा गांधी थी पीएम। इंदिरा गांधी क्या थी? तो पीएम थी। ठीक है, उसके बाद कौन सा एजेंसी था? किस एजेंसी के द्वारा इसको अंजाम दिया जाता है? तो एजेंसी आपका था भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, यानी भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान था आपका। ठीक है, अनुसंधान संस्थान था। ठीक है, किस देश के सहयोग से इसको स्थापित किया जाता है? तो रूस के सहयोग से इसको क्या किया जाता है? इसको स्थापित किया जाता है। ठीक है, रूस के सहयोग से इसको क्या किया जाता है? तो स्थापित किया जाता है। ठीक, उसके बाद कुछ अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हैं। तो इसका परीक्षण कहाँ होता है? तो राजस्थान के पोखरण में होता है। ठीक है, इसको पोखरण परीक्षण के नाम से भी जानते हैं, इसको पोखरण परीक्षण के नाम से भी जानते हैं। और इसके तहत क्या होता है कि भारत जो है परमाणु संपन्न राष्ट्र हो जाता है। ठीक है, भारत परमाणु संपन्न राष्ट्र हो जाता है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि जो द्वितीय परमाणु परीक्षण कब होता है? द्वितीय परमाणु परीक्षण की बात करते हैं तो वो होता है आपका 11 मई। 2 दिन होता है, एक तो 11 मई को और दूसरा 13 मई। और कौन सा ईयर होता है? तो 1998 होता है। ठीक है, कौन सा ईयर होता है? तो 1998 होता है। इसको पोखरण 2 के नाम से भी जाना जाता है। क्या? इसको पोखरण 2 के नाम से भी जाना जाता है। पोखरण 2 के नाम से भी जाना जाता है। उस समय के पीएम कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। ठीक, अटल बिहारी वाजपेयी। इस ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया था? इस ऑपरेशन की बात करते हैं तो इस ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया था? तो इस ऑपरेशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन शक्ति। क्या? इस ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया था? इस ऑपरेशन का नाम दिया गया था ऑपरेशन शक्ति। इस ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया था? तो ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया था। ठीक, प्रमुख अगर वैज्ञानिक की बात करते हैं तो भारत के मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम थे। और दूसरे की बात करते हैं तो आर चिदम्बरम थे। अब्दुल कलाम और आर चिदम्बरम थे। कौन? आर चिदम्बरम थे। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि अगला प्रश्न है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड की बात करते हैं तो फ्लड मीन, तो ऐसे तो फ्लड का अगर हम हिंदी की बात करते हैं, तो फ्लड मतलब तो बाढ़ होता है। ठीक है, लेकिन ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है वो आपका दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। किस उत्पादन से संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। और ये कब चलता है? 1970 के दशक में चलता है। ठीक है, इसका संचालन के लिए कौन सी एजेंसी काम करता है? संचालन करने का काम करता है आपका नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। कौन काम करता है? तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट। अच्छा, इसका हिंदी थोड़ा चटपटा होता है। ठीक है, मतलब वो आपको पचेगा नहीं, तो इसलिए कुछ चीज़ों को आप इंग्लिश में ही याद रखिए। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है,
इसको हम शॉर्ट में अगर हम बात करते हैं तो NDDB के नाम से भी जानते हैं, NDDB के नाम से भी जानते हैं। ठीक, उसके बाद बात करते हैं कि श्वेत क्रांति के जनक कौन कहा जाता है, इसको श्वेत क्रांति भी कहा जाता है, श्वेत क्रांति। और जनक की बात करते हैं तो जनक थे कौन, वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति के जनक कौन थे, तो वर्गीज कुरियन थे। और इसी के परिणाम स्वरूप यह है कि आज भारत सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन करने वाले देशों में से एक है। ठीक है, भारत की अगर हम बात करते हैं, इससे क्या होता है, तो किसानों की इनकम में वृद्धि हो जाती है। अच्छा, एक प्रश्न है कि जो आपका पशुपालन है, जो आपका पशुपालन है किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगर हम इकोनॉमिक्स में बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स में टोटल कितने क्षेत्र होते हैं, तो अगर हम इकोनॉमिक्स की टोटल क्षेत्र की बात करते हैं तो टोटल कितने क्षेत्र होते हैं, तो टोटल अगर हम क्षेत्र की बात करें तो टोटल 3 क्षेत्र होते हैं। एक तो प्राथमिक क्षेत्र होता है, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र होता है, और तीसरा कौन होता है, तीसरा होता है तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, तीसरा तृतीयक क्षेत्र होता है। तो आपका प्रश्न है कि जो पशुपालन है, जो पशुपालन है किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो ये आता है आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। किस क्षेत्र के अंतर्गत, तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक, कृषि की बात करें, पशुपालन की बात करें, चाहे कृषि हो, चाहे पशुपालन हो, चाहे वन से रिलेटेड चीज़ें हो, ठीक, चाहे क्या हो, वन से रिलेटेड कोई चीज़ें हो, चाहे खनन हो, कहाँ चले आए हम, एक मिनट, हाँ, चाहे अगर हम बात करते हैं, चाहे वो आपका खनन हो यानी माइनिंग किया जाता है, सोना निकाला जाए, कोयला निकाला जाए, लोहा निकाला जाए, उसकी बात करते हैं, खनन हो, चाहे बागवानी की बात करें, वानिकी की बात करें, वानिकी की बात करें यानी बागवानी लगाने की बात करें, ये सभी के सभी किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये सभी के सभी आपके आते हैं प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत की बात करते हैं। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत अगर हम बात करें तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है आपका औद्योगिक क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र आता है, औद्योगिक क्षेत्र आता है। और तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है, सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र को क्या बोलते हैं, तृतीय क्षेत्र भी बोलते हैं। इसमें तृतीय क्षेत्र किसको बोलते हैं, तो सेवा क्षेत्र को बोलते हैं। इसमें आपका बैंकिंग हो गया, बैंकिंग हो गया, होटल हो गया, शिक्षक हो गए, ठीक है, जो सेवा देने का काम करते हैं, डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, ये सारे के सारे किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान किस क्षेत्र से आता है, तो आपका तृतीय क्षेत्र से आता है यानी टर्टियरी सेक्टर से आता है। तृतीय क्षेत्र से यानी कि सेवा क्षेत्र से आता है। अगर हम जीडीपी की फुल फॉर्म की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इससे डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इससे हम क्या करते हैं, नेशनल इनकम भी ज्ञात करते हैं यानी राष्ट्रीय आय की भी गणना कर लेते हैं जीडीपी से। ठीक है, प्रोडक्ट। ठीक, उसके बाद कुछ अन्य इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हैं। तो इससे क्या होता है कि भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक बनकर उभरा। ठीक है, विश्व पटल पर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र की बात करते हैं। अगर आपको आंसर पता होगा तो कमेंट करके बता सकते हैं। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है, तो भारत का जो सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है वो आपका है झरिया। कौन सा है जी, झरिया है। झरिया कहाँ है, तो ये आपका झारखंड में है। झ से झारखंड और झ से झरिया। ठीक है, ये आपका झारखंड में है। अच्छा, झारखंड का विभाजन कब होता है, तो झारखंड का जो विभाजन है 15 नवंबर 2000 को होता है। किससे विभाजित हो जाता है जी, तो यह बिहार से विभाजित हो जाता है। ठीक, बिहार से विभाजित हो जाता है। बिहार से क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि आपका तालचर कहाँ है, तालचर भी कोयला उत्पादक से संबंधित है। और तालचर है कहाँ, तो तालचर की अगर हम बात करते हैं, तो तालचर की अगर हम बात करें तो ये आपका उड़ीसा में है। तालचर कहाँ है, तो उड़ीसा में है। ठीक है, तालचर कहाँ है, तो उड़ीसा में है। ठीक, अगर हम भारत का सबसे पुराना कोयला क्षेत्र की बात करते हैं, अगर हम भारत की सबसे पुराना कोयला क्षेत्र की बात करें, भारत की अगर हम सबसे पुराना कोयला क्षेत्र की बात करें तो ये रानीगंज है। भारत का सबसे पुराना कोयला क्षेत्र, सबसे पुराना कोयला क्षेत्र, पुराना कोयला क्षेत्र, सबसे पुराना कोयला क्षेत्र कौन है, तो रानीगंज है। कोयला क्षेत्र है कौन, तो आपका रानीगंज है। ठीक है, कब खोजा जाता है, तो 1774 में। कब, तो 1774 में इसकी खोज की जाती है। अच्छा, कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण कब किया जाता है, ये 2025 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण कब किया जाता है। कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण की बात करते हैं। कोयला खदानों का
राष्ट्रीयकरण कब किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका 1971 से 75 के बीच में। राष्ट्रीयकरण कब किया जाता है? तो 1971 से 75 के बीच में किया जाता है। 1971 से 75 के बीच में किया जाता है आपका कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण। अच्छा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया जाता है? आई थिंक 14 बैंक थे, तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया जाता है? तो 1969 में किया जाता है। ठीक है, 1969 में किया जाता है। अच्छा, 1971 से एक बात याद आ रहा है कि जो बांग्लादेश बना, बांग्लादेश का जो जन्म हुआ वो कब होता है? तो 1971 में ही होता है, 6 दिसंबर 1971 में। ठीक है, अब इन बांग्लादेश के पीएम अब इन तारिक रहमान है, ध्यान रखिएगा, तारिक रहमान बने हुए हैं, तारिक रहमान बने हुए हैं। ठीक है, तारिक रहमान बने हुए हैं। ओके, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि कोयला के प्रकार कितने होते हैं, तो कोयला के मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं। सबसे उत्कृष्ट किस्म कौन होता है? एंथ्रासाइट होता है। कौन? एंथ्रासाइट। दूसरा बिटुमिन्स होता है, बिटुमिन्स होता है। उसके बाद लिग्नाइट होता है, लिग्नाइट होता है। और जो सबसे घटिया होता है वो क्या होता है? उसको पीट दो, पीट। ठीक है, एक तो एंथ्रासाइट हो गया, एक तो कि कौन हो गया? एंथ्रासाइट हो गया। दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा हमारा बिटुमिन्स हो गया, तीसरा हमारा क्या हो गया? लिग्नाइट हो गया, और चौथा हमारा क्या हो गया? तो पीट हो गया। एंथ्रासाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट और पीट। ठीक, झरिया ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं कि झारखंड में है। यह भारत का प्रमुख कोकिंग कोल क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ उच्च गुणवत्ता का कोयला मिलता है। किस गुणवत्ता का? तो उच्च गुणवत्ता का कोयला मिलता है। ठीक है, यह भारत के इस्पात उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है। भारत के इस्पात उद्योग के लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। यहाँ लंबे समय से क्या किया जा रहा है? कोयला का खदान चल रहा है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं, उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कि एक चीज़ है कोरबा। कोरबा भी आपका कोयला से संबंधित है। कोरबा कोयला से संबंधित है, और आपका किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि उसके बाद अगला प्रश्न है, पंचतंत्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया जाता है? तो पंचतंत्र पंचतंत्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ जो है किस भाषा में लिखा जाता है? तो आंसर पता होगा तो आप बता सकते हैं। पंचतंत्र आपका संस्कृत में लिखा जाता है, और इसके लेखक कौन है? विष्णुगुप्त शर्मा। कौन लेखक है जी? तो विष्णुगुप्त शर्मा है। ठीक है, और जो महात्मा बुद्ध जो किस भाषा में अपना उपदेश दिए थे? तो बुद्ध की उपदेश की भाषा अगर बोले, बुद्ध की उपदेश की भाषा बोले तो वो कौन सा था? बुद्ध की उपदेश की भाषा वो आपका पाली ही था, कि भाषा पाली था। ठीक है, बुद्ध की उपदेश की भाषा क्या था? तो पाली था। ठीक, कुछ अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हैं कि पंचतंत्र संस्कृत भाषा में क्या किया जाता है? इसको लिखा जाता है। ठीक है, यह नीति कथाओं का प्रसिद्ध ग्रंथ। अच्छा, इसमें किस बात की कहानी है? तो पशु पक्षियों के माध्यम से शिक्षा दी गई है, और इसका सबसे ज़्यादा विदेशी भाषाओं में अनुवाद होने वाला यह क्या है? आपका पुस्तक है। ठीक है, ये आपका पंचतंत्र की हो गया बात। उसके बाद कुछ अन्य हम इम्पोर्टेंट अगर हम पुस्तक और उसके लेखक की बात कर लेते हैं, पुस्तक और उसके लेखक की बात कर लेते हैं, तो एक आनंद मठ के लेखक कौन? आनंद मठ के लेखक कौन? ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें गीतांजलि के लेखक कौन? गीतांजलि के अर्थशास्त्र के। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करते हैं विंग्स ऑफ फायर की बात करें। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इंडिया विंस फ्रीडम, अगर आंसर पता हुआ तो कमेंट करते चलिएगा। इंडिया विंस फ्रीडम। उसके बाद डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उसके बाद अगले पुस्तक की बात करते हैं कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। उसके बाद एक गीतांजलि हो गया ना। हाँ, चलिए इसके अगर हम आंसर की बात कर लेते हैं तो आनंद मठ के कौन? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी। गीतांजलि के लेखक कौन? तो रविन्द्रनाथ टैगोर, और इन्हीं पर इनको
नोबेल पुरस्कार भी मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर। ये राष्ट्रीय गान को लिखने वाले भी यही हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, विद्या निकेतन बोल रहे हैं, शांति निकेतन। हाँ, शांति निकेतन किनसे संबंधित है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित है। और 21 राज्य में थे, तो ये आपके बंगाल से संबंधित है। अर्थशास्त्र के लेखक की बात कर लेते हैं तो चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त। चाणक्य किसके प्राइम मिनिस्टर थे? तो ये आपके चंद्रगुप्त के प्राइम मिनिस्टर थे, चाणक्य की, या फिर इनका एक अन्य विष्णुगुप्त भी बोलते हैं, और कौटिल्य के नाम से भी इनको जानते हैं। विंग्स ऑफ फायर की बात करते हैं तो एपीजे अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम। इंडिया विंस फ्रीडम, अबुल कलाम आज़ाद। उसके बाद डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये आपका है जवाहरलाल नेहरू। और बात कर लेते हैं माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, किनकी पुस्तक है? तो ये आपका महात्मा गांधी की पुस्तक है। ठीक है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? भारतीय संविधान में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो आपातकाल की घोषणा का काम तो राष्ट्रपति ही करते हैं। आपातकाल की अगर हम बात करते हैं, 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। इसकी चर्चा हमारे संविधान के अनुच्छेद 352, 356 और 360 में है। 352 में क्या है? 300 अगर हम 52 की बात करते हैं तो इसमें राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा है। किस चीज़ की चर्चा है? तो इसमें है आपका 352 में क्या है? तो 352 में आपका राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा है। इसमें 356 में क्या है? तो राजकीय आपातकाल या फिर राष्ट्रपति शासन की चर्चा है। 360 में क्या है? तो वित्तीय आपातकाल की चर्चा है। 360 में क्या है? तो वित्तीय आपातकाल की चर्चा है। ठीक है, 360 में क्या है? तो वित्तीय आपातकाल की चर्चा है। चलिए, ये आपका हो गया। तो अब भारतीय संविधान में आपातकाल की घोषणा करने का काम कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल टोटल कितने बार लग चुका है? तो 3 बार लग चुका है। ठीक है, सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन किस में लगा हुआ है? तो मणिपुर में लगा हुआ है। ठीक है, वित्तीय आपातकाल कितना बार लगा हुआ है? तो अभी तक 1 बार भी नहीं लगा हुआ है। ठीक है, और राज्य वित्त आयोग का गठन की अगर हम बात करें किस संविधान अनुच्छेद में है? संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो राज्य वित्त आयोग की नहीं बात करते हैं। अगर हम, क्या प्रश्न था? वित्त आयोग क्या ना आया था, छोड़िए, आता है या तो फिर बताते हैं। ये है आपका आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, इसे राष्ट्रीय आपातकाल भी कहा जाता है। और एक घोषणा ऐसे ही नहीं कर देते हैं, इसमें मंत्रिपरिषद की सलाह लेनी होती है उनको, संसद को इसे अनुमोदित करना होता है, यानी पास करना होता है। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो इसमें जो भी मौलिक अधिकार है, वो मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो उसको क्या किया जाता है? उसको सीमित किया जा सकता है। 2 मौलिक अधिकार को कभी भी सीमित नहीं किया जा सकता, कभी भी बंद नहीं किया जा सकता है, कभी भी रोका नहीं जा सकता है। आपका आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 है। इसके अलावा अन्य जितने भी मौलिक अधिकार है सबको सीमित किया जा सकता है। जैसे ही 352 लागू होता है उसी समय आपका आर्टिकल 19 लागू हो जाता है, स्वतः लागू हो जाता है। जैसे ही 352 लागू होता है उसी समय आपका 19 आर्टिकल, मौलिक अधिकार 19 में जितने भी मौलिक अधिकार दिए गए हैं सारे के सारे क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अन्य मौलिक अधिकार को स्थगन की बात करते हैं तो उसकी घोषणा हमारे राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, लेकिन चाहे कितना भी बड़ा विकट समस्या हो, हमारा आर्टिकल 20 और 21 को समाप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसको समाप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, एक और चीज़ आर्टिकल 21 में जोड़ा गया है, मासिक धर्म की स्वच्छता से संबंधित जो छुट्टी है उसको भी आर्टिकल 21 में जोड़ा गया है। ये करेंट है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, कुछ अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट्स तो हमारा हो गया है। अच्छा, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्रिपरिषद आपका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकसभा को क्या कहा जाता है? तो लोकसभा को निचला सदन भी कहा जाता है। ठीक है, निचला सदन भी कहा जाता है।
निचला सदन भी कहा जाता है। संसद के कितने अंग होते हैं? तो संसद के आपके 3 अंग होते हैं, एक तो लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरे राष्ट्रपति होते हैं। ध्यान रखिएगा, तीसरे कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, कोई भी विधेयक कानून कब बनता है? जब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाता है तो आपका विधेयक या फिर कानून बन जाता है। विधेयक या फिर क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। ठीक है, अच्छा लोकसभा की चर्चा किस में है? तो एक बात ध्यान रखिएगा, सरल। ठीक है, 79, 80, 81, 79, 80 और 81। 100 से आपका संसद हो जाएगा। 100 से क्या हो जाएगा? 100 से आपका संसद हो जाएगा। 100 से संसद, क से कबूतर किस होता है, वैसे ही 100 से संसद हो जाएगा। र से आपका राज्यसभा हो जाएगा, र से राज्यसभा हो जाएगा और ल से क्या हो जाएगा? लोकसभा हो जाएगा। ल से क्या हो जाएगा? लोकसभा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले अगर हम प्रश्न की बात कर लेते हैं कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगर हम नदी की बात कर लेते हैं, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक आपको कहा जाता है कोसी को। बिहार का शोक किसको कहा जाता है? कोसी को कहा जाता है। ठीक है, बिहार का शोक किसको कहा जाता है? कोसी को कहा जाता है। कुछ अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर लेते हैं, तो यह कहाँ से निकलती है? हिमालय से निकलती है। यह नेपाल से होकर भारत में प्रवेश करती है। कहाँ से निकलती है? तो नेपाल से होकर कहाँ प्रवेश करती है? तो भारत में प्रवेश करती है और बाढ़ के कारण इसका नाम यह पड़ा हुआ है। ठीक है, क्या यह गंगा की सहायक नदी है? हाँ जी, ये बिल्कुल गंगा की सहायक नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी की बात करते हैं तो कौन है? वो आपकी गंगा ही है। लंबाई की बात कर लेते हैं तो 25 किलोमीटर है। ठीक है, और ये कहाँ जाकर गिरती है? तो ये आपका बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और क्या यह डेल्टा बनाती है? क्या यह डेल्टा बनाती है? तो हाँ जी, यह डेल्टा बनाती है। ठीक है, यह डेल्टा बनाती है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं कि दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा किसको कहा जाता है? क्या अगर हम दक्षिण भारत की गंगा की बात करें तो ये किसको कहा जाता है? ये गोदावरी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो गोदावरी को कहा जाता है दक्षिण भारत की गंगा। ठीक है, और दक्षिण भारत की पवित्र नदी किसको कहा जाता है? दक्षिण भारत को पवित्र नदी की बात करते हैं तो ये कावेरी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो ये कावेरी को कहा जाता है। जो नर्मदा नदी है, तो नर्मदा है, लूनी है, इन सभी नदियों का जो प्रवाह कहाँ होता है? ठीक है, ये कहाँ जाके मिल जाती है? तो ये तो सबसे पहले पश्चिम की ओर बहती है। कहाँ? भारत की अधिकांश नदियाँ पूरब की ओर बहती है, जबकि नर्मदा हो गया, लूनी हो गया, ये पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, और ये अरब सागर में मिल जाती है। कहाँ मिलती है? तो अरब सागर में जाकर मिल जाती है। अरब सागर में। विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करते हैं तो विश्व की सबसे लंबी नदी की अगर हम बात करें तो वो आपका नील नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है। ठीक है, और अगर हम बात कर लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो हिमालय के आपका उत्तरी भाग से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। और किस राज्य में प्रवेश करती है? तो ये करती है आपका अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य में? तो अरुणाचल प्रदेश में यह प्रवेश करती है। और आपको कमेंट करके बताना है कि जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो यहाँ पर इसको किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र नाम किस राज्य में दिया जाता है? तो वो आपका असम में दिया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में किस गैस की होती है? अगर पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में गैस वाले की बात कर लेते हैं तो आपका नाइट्रोजन हो गया। कितना होता है? तो आपका 78% होता है। ऑक्सीजन की मात्रा कितना होता है? तो ऑक्सीजन आपका 21% होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा की बात करते हैं तो 0.03% होता है। ठीक है, ठीक, उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कि आपका वायुमंडल में कितने लेयर होते हैं। ठीक है, कितने लेयर होते हैं? तो आपका लेयर या फिर मंडल की बात करते हैं तो कितने मंडल होते हैं जी? तो 5 मंडल होते हैं। ठीक है, कौन कौन होते हैं? तो एक तो आपका क्षोभ मंडल हो गया, सबसे नीचे कौन सा होता है? क्षोभ मंडल होता है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और लास्ट में होता है आपका बहिर्मंडल। कौन सा होता है जी? बहिर्मंडल होता है। जितने भी मौसमी घटनाएं होती हैं, जैसे वर्षा हो गया। ठीक है, मौसमी घटनाएं यहाँ पर क्षोभ मंडल में होती हैं। और ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जो होता है तापमान में इसमें कमी आती है। मौसमी घटनाएं यहाँ पर होती हैं। और औसत ऊंचाई की बात कर लेते हैं। अगर औसत ऊंचाई की बात करें तो ये आपका 13 किलोमीटर होता है। औसत ऊंचाई कहाँ कितना होता है? तो 13 किलोमीटर होता है। समताप मंडल की बात कर लेते हैं तो आपका ओजोन जो है समताप मंडल में ही पाया जाता है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को क्या करता है?
हम रक्षा करती है और पराबैंगनी किरणें से क्या हो सकती है, त्वचा रोग या फिर आपका कैंसर तक की बीमारी हो जाता है। ठीक है, मध्यमंडल की बात कर लेते हैं तो जो भी उल्का पिंड होते हैं यहाँ पर आके क्या हो जाते हैं, ठंडा हो जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो भी रेडियो वगैरह होता है, जो भी रेडियो तरंग होता है या फिर रेडियो तरंग होता है, सबिन के सबिन कहाँ होता है, तो ये आपका आयन मंडल में। जो जेट उड़ता है, अगर हम जेट की बात कर लेते हैं तो जेट कहाँ उड़ता है, तो जेट की अगर हम बात करें तो जेट आपका इसी मंडल में उड़ता है, यानी समताप मंडल में उड़ता है। ठीक है, जेट कहाँ किस मंडल में उड़ता है, तो आपका समताप मंडल में उड़ता है। ठीक है, उसके बाद अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा किस शहर से शुरू की गई। तो भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा की बात कर लेते हैं तो ये आपका कोलकाता में। अगर हम खाली मेट्रो हटा दें, अगर रेल सेवा की बात कर लेते हैं तो ये आपका सबसे पहले 1853 में शुरू किया गया था। कहाँ से कहाँ तक, तो मुंबई से थाने तक। कहाँ से कहाँ तक, तो मुंबई से थाने तक। ठीक है, उस समय के वायसराय कौन थे, तो वे थे आपके डलहौजी। कौन थे, डलहौजी थे। गवर्नर पूछे या फिर वायसराय पूछे, वायसराय तो आई थिंक नहीं था उस समय, वायसराय नहीं था, क्योंकि वायसराय का पोस्ट आपका 1858 में बनता है। उस समय के गवर्नर जनरल कौन थे, तो डलहौजी थे। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात कर लेते हैं तो आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कुछ अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर लेते हैं तो पहला मेट्रो जो है कोलकाता में शुरू किया गया था। इसका उद्घाटन कब किया जाता है, तो 1984 में किया जाता है। और यह भारत की पहली भूमिगत मेट्रो थी। भूमि के अंदर चलने वाली ट्रेन को भूमिगत बोलते हैं, भूमिगत मेट्रो थी। यह शहरी परिवहन का महत्वपूर्ण साधन, शहरी परिवहन का क्या है, महत्वपूर्ण साधन है। इससे शहरों में यातायात का समस्या क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा गद्दर आंदोलन। जो गद्दर आंदोलन है किस देश से शुरू हुआ था, तो गद्दर आंदोलन की बात कर लेते हैं। तो अगर हम गद्दर आंदोलन की बात कर लेते हैं तो गद्दर आंदोलन से आपको लाला हरदयाल याद आ रहे होंगे। कौन, लाला हरदयाल याद आ रहे होंगे। और ये आपका गद्दर आंदोलन की शुरुआत कहाँ होती है, तो ये आपका शुरुआत होती है अमेरिका में। ठीक है, गद्दर आंदोलन की शुरुआत कहाँ से होती है, तो आपके अमेरिका से होती है। कुछ अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर लेते हैं तो इसका उद्देश्य भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करना था। शुरुआत कब होती है, तो 1913 में होती है। गदर पार्टी की स्थापना जो है प्रवासी भारतीयों ने की थी, जो यहाँ के नहीं थे, यानी जो विदेश में रहते थे, यानी जो अमेरिका में रहते थे। इसका मुख्यालय कहाँ, तो सैन फ्रांसिस्को में था। कहाँ मुख्यालय था, तो सैन फ्रांसिस्को में था। ठीक है, चलिए उसके बाद अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। सूर्य के अगर हम सबसे नज़दीक ग्रह की बात कर लेते हैं तो सूर्य के अगर हम सबसे नज़दीक ग्रह की बात कर लेते हैं तो आपका बुध है। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन, तो आपका बुध है। ठीक है, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन, तो बुध है। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखिएगा कि यह सब इसका जो परिक्रमण काल होता है, ठीक है, इसका जो परिकल्पन या परिभ्रमण काल होता है वो सबसे कम दिन का होता है, यानी 88 दिन में ही क्या करता है, चक्कर लगा लेता है। सर्वाधिक जो तापांतर होता है, यानी दिन में सबसे ज़्यादा तापमान और रात में सबसे कम तापमान, वो आपका बुध में ही देखने को मिलता है। ठीक है, पृथ्वी की एकमात्र उपग्रह कौन सी है, तो चंद्रमा है। प्राकृतिक अगर उपग्रह की बात, क्या चंद्रमा के पास अपना लाइट होता है, तो नहीं, अपना लाइट नहीं होता है। चंद्रमा के पास अपना लाइट होता है, तो नहीं होता है। ये सूर्य के, ये क्या करता है, सूर्य के प्रकाश से यह चमकता है, सूर्य के प्रकाश से ही आपका चंद्रमा चमकता है। अच्छा, जो सूर्य ग्रहण होता है कब लगता है, सूर्य ग्रहण की अगर हम बात कर लेते हैं तो सूर्य ग्रहण की अगर हम बात कर लेते हैं तो जब चंद्रमा सूरज और पृथ्वी के बीच में आ जाती है, जब चंद्रमा आपका सूरज और पृथ्वी के बीच में आ जाती है, जब चंद्रमा आपका सूरज और पृथ्वी के बीच में आ जाती है तो कौन सा ग्रहण लगता था, आपका सूर्य ग्रहण लगता है। कौन सा ग्रहण लगता है जी, तो सूर्य ग्रहण लगता है, यानी सूर्य ढक जाता है। ठीक है, सूर्य ढक जाता है तो इसीलिए उसको बोलते हैं सूर्य ग्रहण लगा हुआ है। ठीक है, अच्छा, मंगल को लाल ग्रह बोलते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आयरन सबसे ज़्यादा होता है। मंगल को कौन सा ग्रह बोलते हैं, लाल ग्रह बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ की दो जो उपग्रह है, इसके कितने उपग्रह है, दो उपग्रह है। एक तो फेबोस है, डिमोस है। ठीक है, एक तो फेबोस है और दूसरा कौन सा उपग्रह है, दूसरा आपका डिमोस है। एक तो फेबोस है और दूसरा डिमोस है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं शुक्र, पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की नानी, चाई, ताती, भोर का तारा, सांझ का तारा, ये सभी के सभी कौन सा है, तो शुक्र है।
ठीक है, सभी के सभी कौन सा, तो शुक्र है। उसके बाद बात कर लेते हैं जो कैसोपिया है, तारामंडल है, तारों के समूह को क्या बोलते हैं, तारामंडल बोलते हैं। और कैसोपिया में टोटल कितने तारा होते हैं, तो 5 तारे होते हैं। वहीं डब्लू, धमाल याद होगा, डब्लू के नीचे बहुत सारा पैसा है, ठीक है। तो यही बात है, कौन सी बात है, तो यही बात है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न लेने से पहले कुछ अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो ये सबसे छोटा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह कौन, बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह कौन, तो आपका बृहस्पतिवार है, बृहस्पति है। उसके बाद क्या इसके पास कोई उपग्रह है, तो नहीं। बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न लेते हैं कि सत्यमेव जयते, सत्यमेव जो जयते हैं भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, किस उपनिषद से लिया गया है, तो ये आपका मुंडक उपनिषद से लिया गया। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और कठोपनिषद में ध्यान रखिएगा, नचिकेता की कहानी है। नचिकेता के वाद विवाद की कहानी किस में है, तो आपका कठोपनिषद में है, ठीक है। उसके बाद कुछ अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो इसका अर्थ क्या होता है, तो सत्य की जीत होती है, सत्य की ही विजय होती है। यह भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे लिखा हुआ रहता है। भारत के जो भी राष्ट्रीय प्रतीक है, आप देखे हुइएगा, वो 4 सिर वाला, ठीक है, उसके नीचे क्या होता है, यह लिखा हुआ रहता है, सत्यमेव जयते। इसे अपनाया कब जाता है, तो 1950 में ही अपनाया जाता है। यह सत्य और न्याय का प्रतीक है। किस चीज़ का प्रतीक है, तो सत्य और न्याय का प्रतीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, जो हमारा संविधान बन रहा था उस समय मुहर के रूप में किस जानवर का प्रयोग किया गया था, तो हाथी वाला मुहर प्रयोग किया गया था। कब, जब हमारा संविधान बन रहा था तब, संविधान बन रहा था तब, ठीक है। लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है, किसके लिए सबसे ज़्यादा फेमस है, तब बंदरगाह के लिए फेमस है। किस चीज़ के लिए, तब बंदरगाह के लिए फेमस है। और किस नदी के किनारे है, तो ये आपका भोगवा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे, तो भोगवा नदी के किनारे है, ठीक है। उसके बाद अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा। विश्व की सबसे बड़ा डेल्टा की बात कर लेते हैं, तो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, ठीक है। और सबसे बड़ा, अगर हम बात कर लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सबसे बड़ा, अगर हम, ग्रीनलैंड क्या है भाई सबसे बड़ा अगर द्वीप की बात कर लेते हैं, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप की बात करें, तो आपका ग्रीनलैंड है, ध्यान रखिएगा, विश्व स्तर पर। और डेल्टा की बात कर लेते हैं, डेल्टा की बात कर लेते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, ठीक है। गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है। और किस नदी पर यह बनता है, आपका सबसे ज़्यादा फेमस है माजुली द्वीप, असम की माजुली द्वीप, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा असम की माजुली द्वीप है। ग्रीनलैंड सबसे बड़ा प्रायद्वीप है शायद, आई थिंक, थोड़ा डाउट है, थोड़ा सा इसको आप देख लीजिएगा अपने स्तर से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर लेते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। गंगा जो ब्रह्मपुत्र डेल्टा है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसे सुंदरवन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। यहीं पे पाया जाता है बंगाल रॉयल टाइगर, ठीक है। यह भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है, ठीक है। और अभी बांग्लादेश के नए पीएम बने हैं, कौन है, कमेंट करके ज़रा बताइएगा। यहाँ किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो ये तो आपको तो रटा गया होगा। पहले अध्यक्ष WC बनर्जी, 1885 ईस्वी में स्थापना होती है। कहाँ होती है, तो बम्बई में होती है। कहाँ होती है जी, तो बम्बई में होती है। तेजपाल सिंह कॉलेज होता है, संस्कृत कॉलेज होता है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं, किसके दिमाग का उस समय अगर वायसराय की या फिर गवर्नर जनरल की बात करते हो तो डफरिन था, ठीक है। ये डफरिन के दिमाग की उपज थी, किसने कहा था, या फिर सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किसने दिया था, तो लाला लाजपत राय। सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किसने दिया था, सेफ्टी वाल्व के सिद्धांत की बात करते हैं तो ये आपके लाला लाजपत राय दिए थे। लाला लाजपत राय सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत दिए थे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कि कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे, 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। और इसका उद्देश्य क्या था, राजनीतिक अधिकार प्राप्त करना था, ठीक है। और यह स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का सबसे बड़े दल के रूप में प्रकट हुआ, ठीक है, बना। और बहुत दिनों तक भारत पर शासन किया, लगभग आप मान सकते हैं कि 60 से 70 वर्ष, 50 वर्ष के आसपास मान सकते हैं कि कांग्रेस का ही सरकार रहा भारत में, ठीक है। अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात कर लेते हैं तो आपका NH 44 है। 4 = 4। अच्छा, आर्टिकल जो
44 है किससे संबंधित है? यूसीसी से, सामान्य नागरिक संहिता। और सामान्य नागरिक संहिता वाला प्रथम राज्य कौन है जहाँ पर लागू हुआ है स्वतंत्रता प्राप्त बाद? सामान्य नागरिक संहिता, सामान्य नागरिक संहिता। तो ये आपका यूके है। यूके बोले थे यूनाइटेड किंगडम? नहीं जी, यूके बोले तो उत्तराखंड है। यूके बोले थे तो आपका उत्तराखंड है, ठीक है। NH-44 सबसे लंबा है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर लेते हैं तो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। श्रीनगर कहाँ? तो श्रीनगर आपका जम्मू कश्मीर में। कन्याकुमारी कहाँ? तो सबसे लास्ट पॉइंट पर, ठीक है, सबसे लास्ट पॉइंट पर। इसकी अगर हम लंबाई की बात कर लेते हैं तो 37-45 कितना है जी? तो 37-45 लगभग में अगर हम बात कर लेते हैं तो 4000 किलोमीटर के लगभग में, ठीक है। लगभग में कितना है? तो 4000 किलोमीटर के लगभग है। यह कई राज्यों को गुजरता है। यह उत्तर और दक्षिण भारत को क्या करता है? जोड़ता है। उत्तर और भारत राज्य को क्या करता है? यह जोड़ने का काम कर देता है और सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। मनुष्य के सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर है। कहाँ पाई जाती है? तो जांघ में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है जी? तो जांघ में पाई जाती है, ठीक। उसके बाद मनुष्य में टोटल कितने हड्डी होते हैं? तो मनुष्य में टोटल हड्डी की संख्या की बात कर लेते हैं तो 206 होता है, ठीक है। और फीमर जांघ की हड्डी है, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी है, कूल्हे से घुटने तक होती है, या शरीर का वजन सह सकती है, या मानव कंकाल प्रणाली का महत्वपूर्ण क्या होती है? तो भाग होती है। अच्छा, ये सब का कहानी ठीक है। 206 गो हड्डी होता है, 206 गो हड्डी होता है। इस बात को भी क्या रखिएगा? ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कुछ नहीं अभी, कुछ नहीं। अच्छा, ये संयोजी उत्तक के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा इसको भी। संयोजी उत्तक, इसमें रक्त हो गया, अस्थि हो गया और उपास्थि, अस्थि और उपास्थि, अस्थि और उपास्थि आता है, ठीक है। चलिए, लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? कमेंट करके निश्चित रूप से बताइए अगर आपको आंसर पता है तो। लौह पुरुष के रूप में आपको किसको जाना जाता है? तो लौह पुरुष के रूप में आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। और राष्ट्रीय एकता दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? इन्हीं के जन्मदिन पर मनाया जाता है, इन्हीं के जन्मदिन पर मनाया जाता है। आपको कमेंट करके बताना है कब मनाया जाता है, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल का नाम तो सुने होइएगा आप। लाल गरम दल के प्रमुख नेता लाल बाल पाल, लाल लजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल, ठीक है। तो आपके ये पंजाब केसरी के रूप में जाने जाते हैं। क्या? पंजाब केसरी के रूप में लाला लाजपत राय जाने जाते हैं। पंजाब केसरी के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो लाला लाजपत राय जाने जाते हैं, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक की बात कर लेते हैं तो इनका केसरी और मराठा दो पत्रिका है जो फेमस है। केसरी की बात कर लेते हैं और फिर मराठा की बात कर लेते हैं। इनका दो प्रमुख, इन्होंने ही क्या किया था कि शिवाजी और गणेश महोत्सव मनाने की शुरुआत किए थे। शिवाजी और गणेश महोत्सव, शिवाजी और अच्छा, वेलेंटाइन जो सिरोल था वो अंग्रेजी एक अधिकारी था, उन्होंने इन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा था। भारतीय अशांति का जनक किसको कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक को ही कहा जाता, अशांति का जनक। अच्छा, प्रथम ऐसे पत्रकार जो जेल की हवा खाए थे तो यही थे। कौन थे जी? तो यही थे, ठीक है। लेकिन बेचारा कभी भी ये कांग्रेस के अध्यक्ष बन नहीं पाते हैं। सुभाष चंद्र बोस की बात कर लेते हैं। तुम मुझे खून दो, तुम मुझे समय दो, मैं तुम्हें जीएस में अधिक मार्क्स दूंगा, ठीक है, सिलेक्शन वाला। तो तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा कौन दिए थे? सुभाष चंद्र बोस। आज हम जय हिंद बोलते हैं, जय हिंद सर, जय हिंद सर। तो ये जय हिंद का नारा देने वाले कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस ही थे, ठीक है। दिल्ली चलो, कहाँ चलो भाई? तो दिल्ली चलो, किस लिए? चलो भाई, काहे एग्जाम नहीं टाइम पे ले रहा है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ही दिए थे, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ही। इनको नेताजी की उपाधि जो है हिटलर दिया था। ये बहुत हैरान करने वाली बात है। एक हिटलर नामक व्यक्ति, जर्मनी का जो सबसे पागल शासक था, उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दिया था। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। और 1943 में ये संभालते हैं आईएनए को, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस करते हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी कौन करते हैं? तो ये आपके सुभाष चंद्र बोस ही करते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की। ये 1938 और 39 में कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं,
और सबसे पहले गांधी जी को शायद महात्मा इन्होंने ही कहा था शायद। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा। चलिए, वे भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे कौन जी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर जवाहर न होते तो यहीं बनते। हालांकि सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री बनने का गुण किस में था? इन्हीं में था। उन्होंने रियासतों का विलय कराया। अच्छा, ऑपरेशन पोलो हैदराबाद में चला था, इन्होंने ही चलाया था। ऑपरेशन पोलो की बात कर लेते हैं। जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, उस समय वो भारत नहीं था जो आप देखते हैं। ये भारत आपका बिल्कुल नहीं था। आपको लगता है कि केवल पाकिस्तान अलग हुआ, तो नहीं। पाकिस्तान के साथ साथ लगभग 563 ऐसे छोटे मोटे इधर उधर फैले हुए ऐसे छोटे छोटे क्षेत्र थे जो भारत से अलग था, स्वतंत्र था। उन सभी को मिलाने का काम कौन करते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं। इसलिए लौह पुरुष के रूप में। अच्छा, स्टैचू ऑफ जो यूनिटी है, इन्हीं के याद में बनाया तो नहीं बनाया गया है। ठीक है, कहाँ बनाया गया है ये आपको कमेंट करके बताना है, और ऊंचाई कितनी है ये भी बताना है। ये स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता थे। गुजरात में उनका जन्म हुआ था, और इनको सरदार की उपाधि जो है बारदोली की महिलाओं ने दी थी। बारदोली की महिलाओं ने दी थी। और ये कांग्रेस का नेतृत्व कब संभालते हैं? तो 1931 में अध्यक्ष बनते हैं, 1931 में। और मौलिक अधिकार की मांग 1931 के समय में ही किया जाता है। और मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक अधिकार की मांग किया जाता है इसमें। मौलिक अधिकार के मांग किया जाता है। और मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि भारत में चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो वन संरक्षण से संबंधित है। आपको पता होगा जो चिपको आंदोलन था, बहुत अच्छा ड्राइंग बन गया जी। जो आपका चिपको आंदोलन था, ठीक है, जो आपका चिपको आंदोलन था वो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में शुरू किया गया एक आंदोलन था। इसमें क्या करते थे? जो भी महिलाएं और पुरुष होते थे, पेड़ को बचाने के लिए वे क्या करते थे? पेड़ से ही लिपट जाते थे। पेड़ को चारों तरफ अपने हाथ से वो क्या कर लेते थे? बांध कर चिपक जाते थे। अगर मोटा पेड़ होता था तो 2 व्यक्ति हो गए, 3 व्यक्ति होगा, 4 व्यक्ति होगा, और इसी तरह क्या करते थे? हाथ में हाथ जोड़कर उसी पेड़ से चिपक जाते थे और कहते थे अगर पेड़ को काटना तो सबसे पहले मुझे काटो। इसीलिए इस आंदोलन को चिपको आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये आंदोलन का सबसे अच्छा तरीका था। इसमें जो व्यक्ति होते थे पेड़ को बचाने के लिए क्या होते थे? पेड़ को बचाने के लिए पेड़ से ही चिपक जाते थे। इसी कारण इस आंदोलन का नाम क्या पड़ जाता है? इस आंदोलन का नाम पड़ जाता है चिपको आंदोलन। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण तो याद होगा आपको, याद है ना? इसमें किस गैस की ज़रूरत पड़ती है? इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा। एलपीजी गैस की ज़रूरत पड़ती है क्या? थोड़ा सा बताइएगा आप कमेंट करके कि क्या इनको एलपीजी की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है। ठीक है, या फिर किस गैस की ज़रूरत पड़ती है? कब शुरू हुआ था? 1970 के दशक में। उद्देश्य क्या था? पेड़ों को बचाना था। टिहरी डैम बन रहा था उसी समय में। किस राज्य में? तो उत्तराखंड में। ठीक है, और कौन से लोग थे? शहर के लोग को उतना कहाँ टाइम मिलता है, ग्रामीण लोग थे। यह पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रसिद्ध आंदोलन था। पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या था? प्रसिद्ध आंदोलन रहा। 18 नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं कि शून्य की खोज का श्रेय किस भारतीय गणितज्ञ को जाता है? तो शून्य की खोज का श्रेय आपके आर्यभट्ट को जाना जाता है। ठीक है, आर्यभट्ट कहाँ से संबंधित थे? तो ये आपके भारत से संबंधित थे, और उसमें भी पटना से संबंधित है। ठीक है, एक ऐसा समय हुआ करता था जब पटना पूरे भारत की राजधानी हुआ करता था, लेकिन ये बहुत समय पहले की बात है जब मौर्य साम्राज्य यहाँ हुआ करता था। ठीक है, ब्रह्मगुप्त जो है प्राचीन भारतीय गणितज्ञ थे। अच्छा, एक मिनट। अगर हम शून्य की बात कर लेते हैं, अगर हम किसकी बात कर लेते हैं तो शून्य की बात करें तो शून्य की खोज का श्रेय किसको जाता है? तो शून्य की खोज का श्रेय आपको जाता है, आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग तो आर्यभट्ट ही होगा, आर्यभट्ट ही होना चाहिए। इसमें ब्रह्मगुप्त दिया है। ये शून्य के नियम बताने वाले थे। उनका जो ग्रंथ है ब्रह्म
ब्रह्म स्फुट सिद्धांत प्रसिद्ध है। भारतीय गणित का विश्व पर प्रभाव पड़ा है। आधुनिक गणित में शून्य का महत्वपूर्ण स्थान है। ध्यान रखिएगा, एक बात ध्यान रखिएगा, जो आर्यभट्ट थे, हम लोग शून्य की खोज तो जानते हैं, लेकिन जो आपका एसएससी उस समय, हाँ याद आ गया, एसएससी जो आपका जीडी या फिर एसएससी के किसी एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया था, उस समय ब्रह्मगुप्त को ही सही माना गया था। अब कारण जो भी हो, वो उस विवाद में हम पढ़ना नहीं चाहते हैं, ब्रह्मगुप्त को ही क्या किया गया था, तो सही माना गया था। तो इसीलिए अगर सही ऑप्शन के साथ जाना चाहते हैं तो ब्रह्मगुप्त को ही लगाइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारत का पहला उपग्रह कौन था? तो पहला उपग्रह की बात कर लेते हैं तो ये आर्यभट्ट था। छोड़ा कब गया था? तो 1975 में छोड़ा गया था, और उसी समय आपातकाल भी लागू हुआ था। दिन था, दिवस था, डेट था 25 जून, और इसी कारण 25 जून को 2025 में आपका संविधान हत्या दिवस मनाया गया। कौन? संविधान हत्या दिवस। और इसकी घोषणा कौन करते हैं, हमने ऑलरेडी पढ़ा है, तो कमेंट करके बताइएगा। इसका नाम महान गणितज्ञ पर रखा गया। इसका उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान था। यह भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों की क्या थी? तो शुरुआत थी, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संगठन की अगर हम स्थापना की बात कर लेते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र संगठन की अगर हम स्थापना की बात कर लेते हैं तो ये होती है आपका 1945 में होती है। कब होती है जी? तो 1945 में होती है। डेट कौन सा होता है? तो डेट होता है आपका 24 अक्टूबर 1945। इसीलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। 24 अक्टूबर 1945, क्योंकि आपका जो द्वितीय विश्व युद्ध था 1939 से 1945 में चला था, और विश्व में शांति बनी रहे, विश्व में शांति बनी रहे, इसके लिए क्या किया जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना कर दी जाती है। और उस समय जो संस्थापक सदस्य की बात कर लेते हैं, तो संस्थापक सदस्य कितने थे? तो संस्थापक अगर हम सदस्य की बात कर लेते हैं, तो संस्थापक सदस्यों की संख्या थी 51 रुपये का प्रसादी चढ़ाया गया था, इससे याद रखिएगा। और फिर वर्तमान सदस्य की बात कर लेते हैं। वर्तमान अगर हम सदस्य की बात कर लेते हैं, तो वर्तमान सदस्य आपके 193 देश हैं। कितने जी? 193 देश हैं, ठीक है। इसमें कितने अंग हैं? तो 6 अंग हैं। कितने अंग होते हैं? तो 6 अंग हैं, ठीक है। अगर पहले महासचिव की बात कर लेते हैं, अगर हम महासचिव की बात कर लेते हैं, पहले महासचिव की बात कर लेते हैं, तो त्रिग्वे लिए थे आपके, त्रिग्वे लिए। उसके बाद अबिन कौन है? तो अबिन एंटोनियो गुटेरस। अबिन कौन है? अबिन है आपके एंटोनियो गुटेरस है, ठीक। उसके बाद इसकी अगर हम बैकग्राउंड की बात करें कि पीछे का बैकग्राउंड जो लोगो होता है, पीछे का बैकग्राउंड कैसा है, तो ये आपका ध्यान रखिएगा, ये नीला रंग है। कौन सा रंग है जी? नीला रंग है। कौन सा रंग है? तो नीला रंग है। कितने अस्थाई सदस्य हैं इसमें? संयुक्त राष्ट्र में अस्थाई सदस्य कितने हैं? तो अस्थाई सदस्य की बात कर लेते हैं तो 5 अस्थाई सदस्य हैं। कौन कौन? सबसे शक्तिशाली राष्ट्र कौन कौन? तो आपके अमेरिका, रूस, चीन, इंग्लैंड और फ्रांस। और इन्हीं के पास, इन्हीं 5 के पास क्या है? वीटो पावर है। कौन सा पावर जी? वीटो पावर। यानी 193 देश के लगभग 193 देश के अगर 188 लोग छोड़िए, 192 लोग को आता है कि ये चीज़ पास होना चाहिए, गलत है, और इसी 5 में से एक और उठ के खड़ा होता है कि ना ये गलत नहीं है, तो खत्म, सारा लोग का बात खत्म। इसी को क्या बोलते हैं? विशेषाधिकार बोलते हैं, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं? विशेषाधिकार बोलते हैं। यूनिसेफ का नाम सुने होइएगा, WHO का नाम सुने होइएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को का नाम सुने होइएगा। ये जब जो जितनी भी संस्थाएं हैं, ये सभी का सभी संचालन ये आपका संयुक्त राष्ट्र करता है, ठीक है। और एक और बात ध्यान रखिएगा। कौन सा बात? एक और बात ध्यान रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अगर हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्यालय की बात कर लेते हैं तो आपका द हेग में है। ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्यालय की बात कर लेते हैं। न्यायालय के मुख्यालय कहाँ है? आपका द हेग नीदरलैंड में है। द हेग नीदरलैंड में है, नीदरलैंड। चलिए आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। तब तक पढ़ते रहिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।
प्रैक्टिस मत छोड़िए, आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली होगा, आज नहीं हो कल नहीं कल होगा। आप हमेशा तैयार रहिए, प्रैक्टिस बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि अच्छे अच्छे बच्चे यहाँ प्रैक्टिस छोड़ देते हैं, पढ़ना छोड़ देते हैं और जिसके कारण वे फाइनल सिलेक्शन लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। आपको ये गलती नहीं करना है, ठीक है। मेहनत करते रहिए, अब इतना डटे हैं एकदम डटे रहिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। और आपको ये सेशन कैसे लगा है कमेंट करके निश्चित रूप से बताइएगा। और आप इस चैनल पर नए हैं, लास्ट में बात कर रहे हैं, नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और नए नए वीडियो लाते रहते हैं और इसका अपडेशन भी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगा। थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच।